नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड से पाठ 3 कविता के बहाने और उसी में एक कविता है बात सीधी थी पर, उसका अध्ययन करेंगे। और अध्ययन करने से पहले हम सबसे पहले उनके कवि का नाम जान लेते हैं जिन्होंने ये कविता लिखी है। कविता के बहाने और बात सीधी थी पर कविता लिखी है कवि श्री कुंवर नारायण जी ने। कवि का नाम है श्री कुंवर नारायण जी और कविता इसमें इनकी 2 कविताएं शामिल है इस पाठ में आपके, कविता के बहाने और दूसरी कविता का नाम है बात सीधी थी पर। कविता के पद्यांशों को पढ़ने से पहले और उसकी व्याख्या पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इनका परिचय जान लें, क्योंकि कवि परिचय जान लेने के बाद और उनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं, भाषा शैली, सब जान लेने के बाद हमको कविता को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम कुंवर नारायण जी का परिचय देख लें। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देखते हैं। कुंवर नारायण आधुनिक हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। तो जैसा कि आप लोग सब कोई जानते ही हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। वीरगाथा काल या आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल को भी कई खंडों में विभक्त किया गया है, जिसमें जो कुंवर नारायण जी हैं वो आधुनिक हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर, मतलब इन्होंने आधुनिक हिंदी कविता में अपना काफ़ी सारा योगदान दिया है। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की। इन्होंने अनेक देशों की यात्राएं भी की हैं। कुंवर नारायण जी ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की है। तो हम कह सकते हैं लगभग 23 वर्ष की उम्र में इन्होंने काव्य लेखन की शुरुआत की है। इन्होंने चिंतन परक लेख, कहानियाँ, सिनेमा और अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं। चिंतन परक लेख मतलब निबंधों पर, जिन पर जो चिंतन के विषय होते हैं, जिन पर हमको चिंतन करना चाहिए, वैसे लेख इन्होंने लिखे हैं। कहानियाँ भी लिखी हैं और सिनेमा भी लिखे हैं, सिनेमा के लिए भी कहानियाँ लिखी हैं और अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं। अन्य कलाओं पर समीक्षाएं मतलब किसी भी कला के गुण और दोष दोनों का विवेचन करना, समदृष्टि से देखना समीक्षा कहलाती है। इन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया, अर्थात इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा केरल का कुमारन आशान पुरस्कार। इनकी प्रमुख रचनाएं हम देख लेते हैं। रचनाएं, ये तीसरे सप्तक के प्रमुख कवि हैं। तीसरे सप्तक जो है बच्चों, 7 एक पत्रिका का नाम है सप्तक, जिसमें 7 कवियों की रचनाएं प्रकाशित होती थी। इसका संपादन जो है, अज्ञेय जी का नाम आपने अगर सुना होगा तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, उन्होंने ही इसका संपादन किया है सप्तक जो है। तो प्रथम सप्तक, द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक और चतुर्थ सप्तक, इस प्रकार से 4 पत्रिकाएं इन्होंने निकाली हैं कुछ वर्षों के अंतराल में। तो प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं शामिल होती थी। तो इनकी रचनाएं जो हैं वो तीसरे सप्तक में शामिल की गई हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो निम्नलिखित हैं।
तो सबसे पहले हम काव्य संग्रह देखते हैं। चक्रव्यूह है जो 1956 में प्रकाशित हुआ। परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं और इन दिनों। इनका एक प्रबंध काव्य भी प्रकाशित हुआ है जिसका नाम है आत्मजयी। कहानी संग्रह जो है इनका आकारों के आसपास, समीक्षा, आज और आज से पहले, और जो सामान्य इनका लेखन रहा है उसमें है मेरे साक्षात्कार, मतलब इन्होंने अपने कुछ साक्षात्कार का वर्णन उसमें किया है। इनकी काव्यगत विशेषताएं देख लेते हैं हम लोग। कवि ने कविता को अपने सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता दी। सृजन कर्म मतलब जो इन्होंने रचना की है, लेखन किया है, लेखन में कविता को ज़्यादा प्राथमिकता दी है। इन्होंने कविताएं ज़्यादा लिखी हैं। आलोचकों का मानना है, मतलब इनकी कविताओं की जिन्होंने समीक्षा की है, आलोचना की है, उनका मानना है कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, मतलब बिना मतलब का उलझाव नहीं है। वे पाठकों को उलझाते नहीं हैं। अखबारी सतहीपन नहीं है, मतलब जो कागजी काम होता है वैसा नहीं है। और वैचारिक धुंध की बजाय वैचारिक धुंध भी नहीं है, मतलब विचारों का धुंधलापन भी नहीं है। विचार इनके साफ हैं, स्पष्ट हैं। संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। मतलब इन्होंने जो भी लेखन कार्य किया बड़े ही संयम के साथ, बड़ी ही शुद्धता से, साफ सुथरेपन से किया है। कुंवर नारायण जी नगरीय संवेदना के कवि हैं। नगरीय संवेदना मतलब शहरों में जो इन्होंने पीड़ा, मानव मन का दुख देखा है, उसको इन्होंने अपनी कविताओं में उकेरा है। इनके यहाँ विवरण बहुत कम है, परंतु वैयक्तिक तथा सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। मतलब इन्होंने विवरण नहीं दिया है, परंतु जो व्यक्तिक और सामाजिक ऊहापोह मतलब दुविधा की स्थिति, जो आज व्यक्ति के मन में दुविधा की स्थिति है, असमंजस की स्थिति है, समाज में जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है और असमंजस के कारण जो तनाव पैदा होता है, उसको इन्होंने अपनी कविता में बहुत अच्छी तरह से उतारा है। इनकी तटस्थ वीतराग दृष्टि नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। मतलब जो आज के समाज में जो नोच खसोट, हिंसा, फिर उसके बदले में प्रतिहिंसा, उन सब से सहमा हुआ जो एक संवेदनशील मन है, जो संवेदना युक्त मन है, उस मन के उतार चढ़ावों को इन्होंने अपनी कविता में उतारा है। भाषा शैली देख लेते हैं बच्चों हम। भाषा और विषय की विविधता इनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। इन्होंने भाषा भी विविधता में ली है। भाषा शैली की भाषा की विशेष विविधता है और विषय की भी विविधता है। किसी एक ही विषय को इन्होंने अपनी कविताओं में नहीं लिया है। इनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है। यथार्थ का खुरदरापन मतलब जो सच्चाई, इनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो सच्चाई है वो जो होती है कि वो नरम नहीं होती, कोमल नहीं होती, वो कठोर होती है, उसमें खुरदरापन होता है। तो वो खुरदरापन, वो सच्चाई, वास्तविकता का खुरदरापन हमें इनकी कविताओं में देखने के लिए मिलता है। और उसका सहज सौंदर्य भी। पर ऐसा नहीं है कि कविताओं में जो वास्तविकता है वो सामने लेकर आई है इन्होंने, तो कविता में सुंदरता नहीं है, सौंदर्य नहीं, सौंदर्य भी देखने के लिए मिलता है। सीधी घोषणाएं और फैसले इनकी कविताओं में नहीं मिलती, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन इनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इन्होंने सीधी सीधी कोई घोषणाएं नहीं की हैं, कोई फैसले नहीं किए हैं अपनी कविताओं में, क्योंकि जीवन को इन्होंने मुकम्मल तौर पर
मतलब पूरी तौर पर समझा है। और पूरी तौर पर समझने वाला एक खुलापन जो है इनके स्वभाव में देखने के लिए मिलता है, या इनकी कविताओं में हम कह सकते हैं कि देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले हम कविता के बहाने, जो कविता है इनकी छोटी सी एक कविता है, उसका प्रतिपाद्य देख लेते हैं बच्चे, क्योंकि सबसे पहले हमको थोड़ा प्रतिपाद्य जान लेना भी ज़रूरी है कि वास्तव में कवि इस कविता में कहना क्या चाह रहा है। कविता के बहाने कविता जो है कवि के कविता संग्रह इन दिनों से ली गई है। इनका जो काव्य संग्रह है इन दिनों, उस काव्य संग्रह से इनकी कविता के बहाने ली गई है। आज के समय में कविता के अस्तित्व के बारे में संशय हो रहा है। संशय का मतलब है बच्चों शंका। तो कविता का अस्तित्व जो है, कवि कहते हैं कि थोड़ा खतरे में नज़र आ रहा है। हमको कविता के अस्तित्व के बारे में थोड़ा संशय हो रहा है। क्यों संशय हो रहा है? क्योंकि आज जो लोग हैं वो थोड़ा पठन में, लेखन में कम रुचि ले रहे हैं। पठन पाठन में और लेखन में कम रुचि ले रहे हैं। तो यह आशंका जताई जा रही है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। यांत्रिकता मतलब जो मशीनरी युग आ गया है, मशीनरी युग का मनुष्य के ऊपर ज़्यादा दबाव है। मनुष्य मशीनों के साथ स्वयं भी एक मशीन की तरह हो गया है। समय नहीं है अपने लिए या किसी और के लिए भी, और अपनी रुचियों को पूरा करने का भी समय नहीं है कि अपनी रुचि की तरफ ध्यान दें। केवल वो काम के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। तो इस तरह से कवि को ये डर है, कवि को ये आशंका है कि यांत्रिकता के दबाव में कविता का अस्तित्व जो है आगे चल करके कहीं समाप्त ना हो जाए। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। तो जो कविता है कविता के बहाने ये कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का अवसर देती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कवि बताना चाह रहा है कि कविता जो है वो एक स्वाभाविक, कहीं पर भी कविता का सृजन किया जा सकता है, कविता की रचना की जा सकती है। कविता की संभावनाएं हर कहीं हैं। हम फूल में भी, चिड़ियों के साथ भी, बच्चों के साथ भी, कहीं पर भी हम कविता का सृजन कर सकते हैं, कविता की रचना हम कर सकते हैं। तो ये है कविता का प्रतिपाद्य कि कवि को एक मन में डर है, आशंका है कि आने वाले समय में कविता का अस्तित्व पता नहीं रहेगा या नहीं रहेगा। तो इस कारण से जो मेरी कविता है वो कविता की संभावनाओं को खोजने का एक अवसर हम आपको दे रही है। हम सारांश देख लेते हैं बच्चों। कविता का सारांश क्या है? बड़ी छोटी सी कविता है ये। यह कविता कवि के अनुसार एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल और बच्चे तक की है। चिड़िया, फूल से लेकर के बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है और दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। प्रकृति तो हम जानते ही बच्चों, प्रकृति में तो हमारा सारा पर्यावरण, सारी चीज़ें शामिल हैं। और दूसरी ओर एक बच्चा है जो भविष्य की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। तो कवि इस कविता में बता रहे हैं, कवि कहते हैं कि चिड़िया की उड़ान की जो सीमा होती है और फूल के खिलने के बाद उसका भी परिणाम निश्चित है कि फूल को एक दिन मुरझाना ही है। लेकिन जो बच्चे हैं, बच्चों के सपने जो हैं वो असीम हैं, असीमित हैं। बच्चे सपने देखते हैं, अपना भविष्य बुनते हैं। खेल खेल में बच्चे अपना भविष्य देखते हैं और अपने लिए सपने बुनते हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता है। मतलब जब वो खेल खेलते हैं तो वो किसी भी बंधन में बंधना नहीं चाहते, उनके बीच कोई बंधन नहीं होता। ठीक उसी प्रकार कवि ने बताया है कि कविता भी शब्दों का खेल है। जिस प्रकार बच्चे खेल खेलते हैं, कवि भी कविता में शब्दों का खेल खेलता है। और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य जो हैं सभी उपकरण मात्र हैं। तो शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन मतलब निर्जीव, सजीव, जड़ मतलब निर्जीव, चेतन मतलब सजीव, अतीत मतलब जो बीत चुका है, वर्तमान मतलब जो अभी चल रहा है, और भविष्य मतलब जो आने वाला समय है। ये सारे उपकरण मात्र हैं। मतलब ये सब कविता के एक विषय मात्र हैं, कविता के एक भाग हैं। तो
कवि यही बताना चाह रहे हैं कि जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। मतलब जिनके अंदर सृजनात्मक क्षमता है, सृजन करने की, कुछ नया करने की, नया रचने की क्षमता है, वहाँ पर सारी सीमाएं जो हैं अपने आप समाप्त हो जाती हैं, सीमाओं के बंधन समाप्त हो जाते हैं। फिर वहाँ पर कोई सीमा नहीं बचती। वह सीमा चाहे घर की हो, भाषा की हो या समय की क्यों न हो। मतलब कवि जब कविता की रचना करता है या कवि जब कोई रचना करता है, कुछ लेखन करता है, तो वहाँ पर वो घर की सीमा को भी नहीं देखता, भाषाओं की सीमा को भी नहीं देखता और समय की सीमा को भी नहीं देखता। चलो बच्चों, हम लोग आज इस कविता का पाठ वाचन करके और उसकी व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कविता का पहला पद्यांश। कविता एक उड़ान है चिड़ियों के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। एक बार और वाचन करती हूँ मैं इसका कविता का। कविता एक उड़ान है चिड़ियों के बहाने, चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। सबसे पहले हम शब्दार्थ इसमें देखेंगे। बड़े सरल शब्दों का प्रयोग किया है कवि ने कविता में। तो माने, जैसे हम पूछते हैं कि इसका मायने क्या है, अर्थ क्या है, तो माने मतलब होता है अर्थ। संदर्भ और प्रसंग हम देख लेते हैं बच्चों। तो संदर्भ में आपको पता ही है कि हमको अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम, किस पाठ से लिया गया है, कविता का नाम क्या है, रचनाकार का नाम क्या है या कवि का नाम क्या है। तो सबसे पहले हम संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता के बहाने से अवतरित किया गया है या उद्धृत किया गया है। इसके रचयिता श्री कुंवर नारायण जी हैं। प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग में मैंने पहले भी बताया है बच्चों आपको कि हमको जो व्याख्या करनी होती है, पद्यांश का जो भाव विस्तार हमको करना होता है, वो उस भाव विस्तार का सारांश या उसको एक पंक्ति में कि कवि बताना क्या चाह रहा है इस पद्यांश में, उसको हमको लिखना होता है। तो कवि इसमें बताना चाह रहे हैं कि जो कविता है, कविता और चिड़िया में क्या समानता है और क्या अंतर है, इसको बताना चाह रहे हैं। चलिए बच्चों, हम लोग व्याख्या देखते हैं इस पद्यांश की। तो कवि इस पद्यांश में कहते हैं कि कविता जो है वो कल्पना की उड़ान है। इसको सिद्ध करने के लिए कवि जो है वो चिड़िया का उदाहरण देते हैं। कवि कहते हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। तो कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, मतलब चिड़िया का उदाहरण, चिड़िया के बहाने मतलब जिस प्रकार से चिड़िया उड़ती है उस प्रकार से कविता में भी एक उड़ान होती है। तो कविता में उड़ान कैसे होती है बच्चों? कविता की रचना जब कवि करता है तो कवि कल्पना करता है, सोचता है, और कल्पना जो होती है वो उड़ान भरती है। कवि की कल्पना कहीं पर भी पहुंच सकती है। कवि के मन के भाव जो हैं वो कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार चिड़िया में और कविता में एक समानता होती है। जिस प्रकार चिड़िया में उड़ान होती है, चिड़िया उड़ती है, उसी प्रकार कवि की कल्पना भी कविता की रचना करते समय उड़ान भरती है। परंतु कवि इसमें बताना चाह रहे हैं कि बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर। अब कविता की उड़ान और चिड़िया में भी उड़ान होती है, कविता में भी उड़ान होती है, परंतु कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती। चिड़िया भला कैसे जान सकती है? क्यों? क्योंकि चिड़िया की उड़ान जो होती है, दोनों में अंतर ये है
कि चिड़िया की जो उड़ान होती है वो केवल बाहर भीतर होती है, इस घर से उस घर होती है, और चिड़िया जो होती है वो ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ सकती, कवि ये बता रहे हैं। परंतु जो कविता की उड़ान होती है, कविता में कल्पना की जो उड़ान होती है, भावों की जो उड़ान होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती, उसका कोई दायरा नहीं होता। कवि की कल्पना कहीं पर भी पहुंच सकती है उड़ करके। तो इस प्रकार से कवि यहाँ पर कल्पना की उड़ान और चिड़िया की उड़ान में अंतर बता रहे हैं कि चिड़िया की उड़ान जो है वो सीमित होती है और कविता की उड़ान जो है वो असीमित होती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। तो कवि की कल्पना जो है वो कविता के पंख लगा करके दूर दूर तक उड़ती है, अनंत दिशाओं तक उड़ती है, और उस उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती, क्योंकि वह उड़ान जो है चिड़िया की उड़ान से कहीं बहुत आगे की उड़ान है। इसके पश्चात बच्चों हम विशेष देख लेते हैं, जिसको हम काव्य सौंदर्य भी बोलते हैं। तो विशेष में बच्चों हमको जो कविता में सुंदरता होती है, कविता में कवि क्या भाव स्पष्ट करना चाह रहा है प्रमुख रूप से, उस सबको बताया जाता है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा बनता है, पहला बिंदु, कि कविता की अपार संभावनाओं को बताया गया है। अर्थात कविता की अपार संभावनाओं को बताया गया, मतलब कविता का सृजन किसी भी विषय पर किया जा सकता है। कविता में कवि की कल्पना कहीं पर भी उड़ के जा सकती है, किसी भी बिंदु पर, किसी भी विषय पर वो कविता का सृजन, कविता की रचना कर सकता है। दूसरा है इसमें बिंदु, सरल एवं सहज खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति है। जो कविता कवि ने लिखी है या रचना की है वह बड़ी ही सरल और सहज है, आसानी से समझ में आने वाली है, खड़ी बोली है, जो हम रोज़ अपने बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। सशक्त अभिव्यक्ति, मजबूत, इन्होंने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है मजबूत रूप से। चिड़िया क्या जाने, प्रश्न चिन्ह लगा है बच्चों, तो इसमें प्रश्न अलंकार होता है। जब किसी पंक्ति में प्रश्न पूछा जाता है, काव्य की किसी पंक्ति में, वहाँ पे प्रश्न अलंकार होता है। और कविता का मानवीकरण किया गया है। कविता का मानवीकरण अलंकार का मतलब बच्चों होता है कि जहाँ पर सजीव की क्रियाएं जो हैं निर्जीव पर रखी जाती हैं या आरोपित की जाती हैं, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार माना जाता है। जैसे यहाँ पर कवि की कविता में कल्पना की उड़ान, मतलब उड़ान भर रही है, उड़ रही है, तो एक सजीव की जो क्रिया है वो कविता रूपी निर्जीव चीज़ जो है उसको आरोपित किया गया है। इसलिए इसमें हम कह सकते हैं कि कविता का मानवीकरण किया गया है। अगला पद्यांश हम लोग, बच्चों, इसमें हम देखते हैं कि कुछ प्रश्न बनते हैं हमारे, बिल्कुल सरल से प्रश्न हैं कि कविता एक उड़ान है, चिड़िया के बहाने, पंक्ति का भाव बताइए। तो इसका भाव यही है, इस पंक्ति का अर्थ यही है कि चिड़िया को उड़ते देख करके कवि की कल्पना भी ऊंची ऊंची उड़ान भरने लगती है। कवि की कल्पना भी रचना करने के लिए, कविता की रचना करने के लिए बाध्य हो जाता है, या कहना चाहिए कि वो उसका मन करता है कि वो भी कविता की रचना करे, चिड़िया को उड़ान भरते हुए देख करके। दूसरा प्रश्न बच्चों इसमें बनता है कि कविता कहाँ कहाँ उड़ सकती है। तो उत्तर होगा बच्चों की कविता जो है पंख लगाकर मानव के आंतरिक और बाह्य रूप में उड़ान भरती है। कविता पंख लगा करके, कल्पना के पंख लगा करके चारों तरफ उड़ान भरती है, कहीं पर भी उड़ान भर सकती है, अनंत दिशाओं तक वह उड़ान भर सकती है, वह एक घर से दूसरे घर तक पहुंच सकती है, उड़ सकती है, मतलब हर जगह कविता जा सकती है। तीसरा प्रश्न इसमें बन रहा है बच्चों कि कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है।
तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ सकती, परंतु कविता की उड़ान जो होती है वो व्यापक होती है। कविता कहीं पर भी पहुंच सकती है। तो चिड़िया जो है वो कविता की उड़ान को नहीं समझ सकती, नहीं जान सकती। अगला प्रश्न बनता है बच्चों इसमें कि कविता के पंख लगाकर कौन उड़ता है। तो कविता के पंख लगाकर कवि उड़ता है और इसके सहारे, अपने कविता के पंखों के सहारे, कल्पना के पंखों के सहारे मानव मन और समाज की भावनाओं को अभिव्यक्ति देता है। मतलब मनुष्य मन की भावनाओं को और समाज की भावनाओं को वो अभिव्यक्ति देता है। मतलब लोगों के सामने अपनी कविता के माध्यम से मानव मन और समाज के विचारों को रखता है। अब अगला पद्यांश हम देख लेते हैं बच्चों कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। महकना का मतलब होता है बच्चों सुगंध बिखेरना, खुशबू बिखेरना। संदर्भ बच्चों आप समझ ही गए हैं। संदर्भ में हमको क्या लिखना है। प्रसंग में हम देखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने कविता और फूल की तुलना की है। कविता और फूल में समानता भी बताई है और अंतर भी बताया है। तो व्याख्या देख लेते हैं बच्चों। कवि कहते हैं कि कविता की रचना फूलों के बहाने हो सकती है। कविता का खिलना फूलों के बहाने। कविता का खिलना फूलों के बहाने हो सकता है। फूलों को देखकर भी कवि कविता की रचना कर सकता है। फूलों को देखकर कवि का मन खुश हो सकता है, प्रफुल्लित हो सकता है। उसके मन में कविता जो है वो फूल की भांति खिलती है, फूल की तरह खिलती है, विकसित होती है। फूल को देख करके कवि के मन में भाव आते हैं। परंतु कवि कहते हैं आगे कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, लेकिन जिस प्रकार फूल खिलते हैं उस प्रकार कवि के मन में कविता भी खिलती है, खिलकर सामने आती है, उभर कर सामने आती है, विकसित होकर सामने आती है। परंतु कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, फूल और कविता का खिलना जो है दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। कैसे अंतर होता है? फूल उसको नहीं समझ सकता। कवि कहते हैं कविता के खिलने को फूल नहीं समझ सकता। क्यों? बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। तो कवि बताना चाह रहे हैं कि फूल जब खिलते हैं तो कुछ समय के लिए, निश्चित समय के लिए खिलते हैं। कुछ फूल होते हैं कि एक ही दिन में मुरझा जाते हैं, कुछ फूल 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, मतलब उनका एक निश्चित समय होता है खिलने का। और जब तक वो खिले रहते हैं तब तक उनमें खुशबू होती है, और जिस समय वो मुरझा जाते हैं उनकी खुशबू भी समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि कविता के खिलने में और फूल के खिलने में थोड़ा ये अंतर होता है कि फूल एक निश्चित समय तक ही खिले रहते हैं और एक निश्चित समय तक ही खुशबू दे सकते हैं। परंतु जो कविता होती है वो अंदर बाहर, एक घर से दूसरे घर, हर जगह वो अपनी खुशबू फैलाती है। कविता बिना मुरझाए, कविता कभी मुरझाती नहीं है और वो अनंत काल तक लोगों के मन में व्याप्त रहती, लोगों को खुशबू देती है, लोगों के मन में एक खुशी उत्पन्न करती है। तो कविता जो होती है वो कभी नहीं मुरझाती, वो अनंत काल तक अपनी खुशबू बिखेरते रहती है। इस प्रकार हम इसकी व्याख्या समझ लिए बच्चों। अब विशेष देख लेते हैं। विशेष में पहला बिंदु हमारा कि कविता व फूल की तुलना मनोरम है। बड़ी ही सुंदर तुलना की है कवि ने कविता और फूल की। सरल एवं सहज खड़ी बोली भावानुकूल है।
जैसा कि मैं पहले पद्यांश में बता चुकी हूँ कि इस कविता में इन्होंने बड़ी ही सरल भाषा शैली प्रयोग की है, खड़ी बोली का प्रयोग किया है। मुरझाए महकने में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि माँ वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, 1 से अधिक बार हुई है। फूल क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। शांत रस है और मुक्त छंद है। मुक्त छंद का तात्पर्य यह होता है बच्चों कि जो कविता या जो पंक्तियाँ छंद के बंधनों से, छंद के नियमों से, छंद की सीमाओं से मुक्त होती हैं, अर्थात उसमें वर्ण, मात्रा, यति, गति के कोई नियम लागू नहीं होते, वो छंद जो है मुक्त छंद, उसको रबर छंद भी कहा जाता है, उसको केंचुआ छंद भी कहा जाता है। मुक्त छंद रबर छंद या केंचुआ छंद कहलाता है। तो इस कविता में मुक्त छंद है, क्योंकि इसमें कहीं पर वर्णों की गिनती या मात्राओं की गिनती नहीं है। शांत रस इसलिए है बच्चों क्योंकि जिस काव्य को पढ़ने से हमारे मन में एक निर्वेद नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। निर्वेद अर्थात संसार के प्रति तटस्थता हम कह सकते हैं। तो वहाँ पर शांत रस की उत्पत्ति होती, निष्पत्ति होती है। अगला पद्यांश हम लोग देख लेते हैं बच्चों। इसमें कुछ प्रश्न बनते हैं बच्चों कि कवि ने इसमें ऐसा क्यों कहा है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। तो इसमें उत्तर हमारा बनता है कि कविता फूलों के बहाने खिलना है, क्योंकि फूलों को देखकर कवि का मन खुश होता है, प्रफुल्लित होता है। फूलों को देखकर, फूलों के रंग रूप, खुशबू को देख करके कवि का मन बड़ा खुश हो जाता है। वो कविता की रचना करने के लिए तैयार हो जाता है, उद्धत हो जाता है। दूसरा प्रश्न इसमें बनता है बच्चों, कविता रचने और फूल खिलने में क्या साम्यता है? दोनों में क्या समानता है? साम्यता मतलब दोनों में समानता। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार फूल खिलता है पराग, मधु और सुगंध के साथ, ठीक उसी प्रकार कविता जो है वो भी मन के भाव रूपी पराग लेकर के उसकी रचना की जाती है। अर्थात जिस प्रकार फूल खिलता है, विकसित होता है, उसी प्रकार कविता जो है कवि के मन में भावों के रूप में विकसित होती है। अगला प्रश्न है, बिना मुरझाए कौन कहाँ महकता है? तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ बच्चों आपको कि बिना मुरझाए जो है कविता हर जगह महकती है। यह अनंत काल तक सुगंध देती है, फैलाती है, हर घर घर में पहुँचती है। अगला प्रश्न है कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को कि इस पंक्ति का आशय यह है कि फूल के खिलने का समय निश्चित है, मुरझाने की सीमा है। वो एक निश्चित समय के बाद फूल जो है वो मुरझाता है, परंतु कविता जो है शाश्वत है, स्थायी है। उसका महत्व फूलों से कहीं बहुत ज़्यादा है। वह अनंत काल तक अनंत दिशाओं में महकती रहती है। अगला पद्यांश हम देख लेते हैं बच्चों। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चे ही जाने। संदर्भ आपको पता ही है बच्चों, संदर्भ में क्या लिखना है। प्रसंग में हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कवि जो हैं बच्चों में और कविता में समानता बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम व्याख्या देखेंगे बच्चों कि बच्चों के लिए कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कवि ये बताना चाह रहे हैं कि जो कविता है वो बच्चों के खेल के समान है। जिस प्रकार बच्चे खेल खेलते हैं, कहीं पर भी
किसी भी तरीके से खेल खेलने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार कवि भी कविता में शब्दों का खेल खेलता है। कवि के लिए कविता जो है वो शब्दों का खेल होती है। वह भी बच्चों की तरह कहीं भी, कभी भी, किसी भी स्थान पर कविता की रचना करने लगता है। वह किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकता है। तो इस प्रकार जिस प्रकार बच्चे खेल खेलते हैं, कहीं पर भी खेल खेलने लग जाते हैं, किसी भी जगह खेल खेलने लग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार कवि का भी स्वभाव होता है। कवि भी कविता की रचना कहीं पर भी कर सकता है। तो कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, मतलब बच्चों के बहाने कविता को भी इन्होंने एक खेल माना है। बाहर भीतर यह घर वह घर। कवि कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो कहीं भी खेलने लग जाते हैं, बाहर भी खेलने लग जाते हैं, अंदर भी खेलने लग जाते हैं, इस घर में भी खेलने लग जाते हैं, उस घर में भी, अर्थात हमारे घर में, अपने घर में, दूसरे के घर में, कहीं पर भी उनको जहाँ जगह मिलती है वहाँ वो खेलना शुरू कर देते हैं और सारे घरों को वो एक कर देते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो बच्चे होते हैं वो कभी अपने पराये में भेद नहीं करते। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर अपने पराये का भेद नहीं होता, वो हर घर को अपना घर समझते हैं। ठीक इसी प्रकार कवि जो होता है वो भी अपने शब्दों से आंतरिक और बाहरी संसार के मनोभावों को रूप प्रदान करता है। मतलब वो अंदर बाहर सभी जगह कहीं पर भी कवि की कल्पना जा सकती है और जा कर के वो कविता का सृजन करती है। बच्चों की तरफ बेपरवाह होती है कवि की कल्पना। बच्चों जिस तरह बच्चे बेपरवाह होते हैं उसी तरह कवि की कल्पना बेपरवाह होती है। जिस प्रकार बच्चे अपने पराये का भेद नहीं समझते, उसी प्रकार कविता भी वर्ग भेद नहीं समझती, अपने पराये का भेद नहीं समझती, उच्च वर्ग निम्न वर्ग नहीं समझती, वह सभी के लिए समान होती है। कविता पर कोई बंधन लागू नहीं होता, कविता पर कोई सीमाएं लागू नहीं होती। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कविता जो है वो समाज में समता का भाव उत्पन्न करती है, समानता का भाव उत्पन्न करती है। जिस प्रकार बच्चों के लिए सभी लोग समान होते हैं, सभी घर समान होते हैं, अपना पराया नहीं होता, ठीक उसी प्रकार कविता के लिए भी, कविता में भी अपना पराया नहीं होता, कवि के लिए भी अपना पराया नहीं होता। विशेष देख लेते हैं बच्चों हम कि कविता की रचनात्मक व्यापकता को प्रकट किया गया है। रचनात्मक व्यापकता मतलब कविता की जो रचना होती है वो कितनी व्यापक है, कितनी विशाल है, कितनी फैली हुई है, इसको कवि ने बताया है। कविता की रचना कोई भी कवि कहीं पर भी कर सकता है, उसके लिए कोई बंधन लागू नहीं होता। दूसरा बिंदु इसमें बनता है बच्चों कि बच्चों और कवियों में समानता बताई गई है, दोनों में समानता होती है। बच्चा ही जाने पंक्ति से बाल मन की सरलता की अभिव्यक्ति होती है। बच्चों का मन कितना सरल होता है, कितना सीधा साधा होता है, इसको इन्होंने अपनी पंक्तियों में अभिव्यक्त किया है। जैसा कि पहले बता चुकी, मुक्त छंद है इसमें, सरल साहित्यिक खड़ी बोली है। बच्चों के बहाने में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि ब वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। कुछ प्रश्न बनते हैं बच्चों इसमें, हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि कविता को क्या संज्ञा दी गई है और क्यों? तो कविता को खेल की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार से खेल हम क्यों खेलते हैं बच्चों? मनोरंजन के लिए। खेल का उद्देश्य जो होता है मनोरंजन और आत्मसंतुष्टि, अपने आप की संतुष्टि, अपने आप को संतुष्ट करना। ठीक उसी प्रकार कविता भी शब्दों के माध्यम से, शब्दों के द्वारा मनोरंजन का काम करती है और कवि को संतुष्टि प्रदान करती, संतोष प्रदान करती है। दूसरा प्रश्न बनता है बच्चों, कविता और बच्चों के खेल में क्या समानता है? तो जिस प्रकार बच्चे कहीं भी कभी भी खेलने लगते हैं, किसी भी जगह खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कविता भी कहीं पर भी प्रकट हो सकती। कविता का सृजन जो है, कविता की रचनाएं हैं, वो कहीं भी हो सकती है। दोनों में किसी प्रकार की सीमा लागू नहीं होती, दोनों किसी प्रकार का बंधन स्वीकार नहीं करते। कविता की
प्रस्तुत पंक्तियों में कविता की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं? तो कविता की विशेषताएं बताई गई हैं बच्चों इसमें कि यह सर्वव्यापक होती है, मतलब सभी जगह व्याप्त होती है, सब जगह फैली होती है। इसमें रचनात्मक ऊर्जा होती है, कुछ नया करने की क्षमता होती है, ऊर्जा होती है। और कविता जो होती है वो खेल के समान होती है, वो एक प्रकार का खेल ही है। अगला है, बच्चा कौन सा बहाना जानता है? तो बच्चा जो है सभी घरों को एक समान करने का बहाना जानता है, करने के बहाने जानता है। हम कह सकते हैं कि जो बच्चा होता है वो, उसके लिए सारे घर एक समान होते हैं और वो सभी घरों को एक समान कर देता है। ठीक है बच्चों, आज की जो ये कविता की व्याख्या थी हमारी, ये समाप्त हुई। अगर आप लोगों को कुछ भी संदेह हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। और बच्चों, हम अगले भाग में इन्हीं की अगली कविता बात सीधी थी पर की व्याख्या समझेंगे और उसको जानेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज का जो हमारा पाठ है ये यहीं समाप्त करती हूँ।